सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में हमने एक सिंप्लेक्स मेथड हमने समझा था और एक एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किया था। और देखिए उस एग्जाम्पल में मैंने आपको देखिए ग्रुप में बताया भी था, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए कैलकुलेशन में कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो सिंप्लेक्स टेबल जो सेकंड थी, उस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में जो बी की जो फर्स्ट वैल्यू थी, तो वहाँ पर देखिए वहाँ थोड़ा सा देखिए वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसे आप देखिए ठीक कर लेना। हालांकि मैंने ग्रुप में आपको ये बात बता दी है। अब देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने सिंप्लेक्स मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी उसका प्रोसेस होता है, काफ़ी डिटेल में समझा है। और देखिए सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करने हैं। और जब एक ही कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो देखिए उस कॉन्सेप्ट में देखिए फिर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन से जुड़े, एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आज हम लेट पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने आपको अनाउंसमेंट भी करवा दिया था यहाँ से, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँच गई होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। कल देखिए एक क्वेश्चन देखा था हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और देखिए इसी बुक का हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कल फर्स्ट देखा था, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल किस तरह से है। तो देखिए हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो देखिए सिंप्लेक्स मेथड बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हमने कल अप्लाई किया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। और यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर कमेंट आया है बच्चों का कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दें। तो एग्जाम्पल सेकंड आप देखिए, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी। एक एलपीपी गिवन है, वो हमें दी गई है, और उस एलपीपी को हमें सोल्व करना है। तो देखिए एलपीपी हम यहां पर सोल्व करेंगे। एलपीपी देखिए यहाँ किस तरह से गिवन है। देखिए मैक्सिमम z इक्वल 2x1 प्लस x2, और यहां पर देखिए जो कांस्टेंट हमें दिए हैं, तो कितने प्रतिबंध हमें दिए हैं। देखिए 3x1, दो प्रतिबंध यहां पर दिए गए हैं, लेस देन इक्वल 15। और देखिए यहां पर अगला जो प्रतिबंध है 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 25। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस तो आपको पता है, x1 x2 ऑल वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती हैं। तो ये एलपीपी देखिए गिवन है, इसे हमें यहाँ पर सोल्व करना है। और देखिए पहला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। उसमें देखिए एक जगह माइनर मिस्टेक थी, तो वहां पर देखिए आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने ग्रुप में बताया भी है। और जैसे ही देखिए सेकंड टेबल में आप बी की वैल्यू में करेक्शन करोगे तो वहां पर देखिए आपका रिजल्ट भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा जो माइनर कैलकुलेशन जो मिस्टेक है वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड देखिए ये बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर देखिए आपकी बुक में ये है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे, और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, और बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन देखिए पिछली क्लास में सोल्व किया था। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और जो स्टेप्स मैंने आपको देखिए मेथड में लिखवाई थी, बताई थी, वो सभी स्टेप्स यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो स्टेप थी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कही जाती, क्योंकि 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई थी। पहली स्टेप क्या थी, एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एलपीपी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाएंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे, मानक रूप में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप में हम इनिशियल बेस फाइंड करेंगे, प्रारंभिक आधार। और प्रारंभिक आधार किससे बनता है, यूनिट वेक्टर्स से, इकाई सदिशों से, E1 E2 E3। अब यहाँ पर देखिए हम इकाई सदिशों के लिए क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई इकाई सदिश यदि एब्सेंट है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें देखिए मैंने आपको बताई थी। वैसे देखिए आज शायद ये चौथा पांचवा लेक्चर है, तो आपको ये बातें सब कुछ अच्छे से पता है। तो देखिए सबसे पहली स्टेप क्या है कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करें।
तो यहां पर देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से कर दीजिए और लिख लीजिए कि गिवन एलपीपी, और ये एलपीपी आप पूरी नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे सॉल्यूशन एलपीपी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है यहीं से। एक बार आप एलपीपी लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये क्या होना चाहिए, देखिए मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है। और जितने भी ये प्रतिबंध हैं, जितने भी कांस्टेंट है, ये क्या होने चाहिए, इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वेशन में बदलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट छोटा है, देखिए ये छोटा है और उधर वाला बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ ऐड करेंगे इक्वल लाने के लिए। कॉमन सी बात है, जो ऐड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं, न्यूनता पूरक चर। तो लिखिए आप यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिए स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। तो लिखें आप इसमें दो वेरिएबल है, x1 x2, ये मेन वेरिएबल है, इसके बाद से हम लेंगे। तो लिखिए आप न्यूनता पूरक चरों, न्यूनता पूरक यानी स्लैक। अब न्यूनता पूरक चर हम क्या ले लेते हैं, x3 तथा x4, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप लिखें कि दी गई एलपीपी, और ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल से यूज करेंगे, क्योंकि पहली स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर देखिए इक्वलिटी का साइन आता है, ठीक है, इक्वेशन इक्वल साइन यहाँ पर आता है, तो वो हमें देखिए यहाँ पर बनाना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल। तो यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स x3 एंड x4, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एलपीपी किस तरह से चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वही रहेगा, क्योंकि सिलेक्ट सरप्लस कहाँ पर ऐड होते हैं, प्रतिबंधों में। ये जो कांस्टेंट हमें दे रखे हैं इस स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐड कर दिया है, कर देते हैं, चलो अभी तो नहीं किया, ऐड भी कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, प्रतिबंध यहाँ पर देखिए 3x1 5x2, दूसरा प्रतिबंध क्या है 6x1 प्लस 2x2। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं, x3 एंड x4। तो यहाँ पर x3 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और x4 यहाँ सेकंड वाले में ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से गैप इसलिए दिया जाता है, यहाँ ये x1 x2 x3 x4, ध्यान रहे सेम वेरिएबल इस तरह से आने चाहिए, ताकि देखिए गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। क्योंकि इससे हमें देखिए, हमें यहाँ पर देखिए गुणांक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें लिखनी होती है, जिसमें हम इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हम लेते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट एक लाइन में आ जाता है, एक कॉलम में आ जाता है, तो देखिए थोड़ी सुविधा हो जाती है, आसान हो जाता है। और राइट साइड में देखिए कितना है 15 एंड 24। तो देखिए वैसे ये प्रश्न तो मैंने आपको नहीं बताया था, देखिए कल कौन सा क्वेश्चन बताया था, देखिए वो था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि कल वाला प्रश्न ही अगर वापस बताएं तो कोई मतलब नहीं है ना। हम नए नए क्वेश्चन हम देखेंगे, और इसके बाद देखिए हम ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें मिनिमाइजेशन है। तो मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कैसे बदलें, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। और बहुत सी जगह देखिए ग्रेटर देन भी आएगा, जब ग्रेटर देन आएगा तो वहां पर सरप्लस वेरिएबल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो वहां माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए नॉन नेगेटिव, अब देखिए कितने वेरिएबल हो गए, पहले दो थे और दो हमने मान लिए, कौन से, सिलेक्ट, तो कितने हो गए टोटल 4 वेरिएबल। ये सब क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। ये लीजिए 4 वेरिएबल, और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमें 4 वेरिएबल ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल्स, और सिलेक्ट वेरिएबल्स की जो कॉस्ट होती है, उसकी जो प्राइस होती है, वो कितनी लेते हैं, देखिए 0 लेते हैं, बता रखा है मैंने। और आर्टिफिशियल की कितनी लेते हैं, -m, ये लीजिए। और ये है देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख लीजिए आप, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि मानक रूप में है।
ये लीजिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, सीधे सीधे आप क्या निकालोगे, देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप निकालोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप में हम इनिशियल बेस फाइंड करेंगे। और देखिए जहाँ स्लैक ऐड हो जाता है वहाँ इनिशियल बेस मिल जाता है। देखिए x3 से मिलेगा E1, 1 0 क्या होता है, इकाई सदिश, है ना, और 0 1 क्या होता है, ये भी इकाई सदिश। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 आता है तो वो E1, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 1 आता है तो वो E2। तो यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ स्लैक ऐड होते हैं तो वहाँ हमें यूनिट वेक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल क्या सॉरी हम सरप्लस वेरिएबल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज कीजिए ये सरप्लस होता तो यहाँ माइनस आता, और फिर यहाँ पर देखिए -1 0 0 -1, ये E1 E2 नहीं होते, E1 E2 में +1 आता है। तो यहाँ पर ऐसी समस्याएं आएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर आगे सोल्व करने हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते जाएं। ये जो 3-4 लेक्चर्स मैंने शुरुआत में देखिए हमने जो लाइव सेशन लिए हैं, तो स्टार्टिंग के 4-5 आप लेक्चर्स आप देख लें, उसके बाद सिंपलेक्स मेथड में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ गुणांक मैट्रिक्स, और गुणांक मैट्रिक्स किसकी, चरों की गुणांक मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स A इक्वल, देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। उसके बाद देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम देखते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, x1 का 3 6, देखिए x1 का 3 6, चलो x2 का कितना है 5 2, और इधर देखिए x3 का कितना है 1 0, और ये है देखिए 0 1। तो देखिए यहाँ पर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये है कोफिशिएंट ऑफ x1, और ये हो जाएंगे x2 के कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं, इनसे अगर हम कोई कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो होते हैं एक्टिविटी वेक्टर्स, सक्रियता सदिश। तो यहाँ पर ये जो सक्रियता सदिश है x1 का, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, α1, और फिर α2, α3 एंड α4। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये दोनों कोफिशिएंट है किसके, x1 के, और x1 के कोफिशिएंट से जो कॉलम बनता है ये 3 6, उसको हम बोलते हैं α1 से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें देखिए मैंने आपको बता रखी है। और जब सभी बातें बता दी जाए तो उन बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। हर बात मैंने देखिए आपको लिखवाई थी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, जब हमने एलपीपी की शुरुआत की थी सिंपलेक्स मेथड की। तो सिंपलेक्स एल्गोरिथम के एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया है, तो एक बार उसे आप पढ़ें। और जब आप क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करना सीख जाओगे तो एक बार फिर उस मेथड को देखना। तो वहां पर देखिए वो मेथड भी आपको, जो थ्योरी हमने लिखी थी उसका एक एक पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये क्या है, यहाँ पर देखिए जो 1 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, E1। तो ये है देखिए E1, और ये क्या है E2। चाहे तो हम इस तरह के एरो सिंबल भी लगा सकते हैं ऊपर की ओर, ये E1 है और ये है E2। और देखिए यहाँ पर कितने प्रतिबंध हैं, कितने कांस्टेंट है, देखिए 2 कांस्टेंट, ये प्रतिबंध नंबर 1 और प्रतिबंध नंबर 2। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हमें दे रखी है। तो यहाँ पर E1 E2 हमें निकालना है इनिशियल बेस में, और हमने फाइंड कर लिया। जब देखिए इस तरह के 3 प्रतिबंध आ जाएं, 3 कांस्टेंट आ जाए, तो वहां पर E1 E2 E3 होगा, क्योंकि वहां जब हम इसके कोफिशिएंट्स हम लेंगे तो वहां पर देखिए 3 6 7 इस तरह से एक ही कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इस तरह से 3 यूनिट वेक्टर्स हमें निकालने होंगे। लेकिन यह 2 प्रतिबंध है तो E1 E2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल बेस हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें, उसमें जो भी इकाई सदिश होते हैं उसको आप स्पेशली नोटेट करें। अब उसके बाद देखिए, तो यहां पर क्या कहेंगे, देखिए आप, अतः इनिशियल बेस प्रारंभिक आधार, ठीक है, इनिशियल बेस हेतु
या इनिशियल बेस के लिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होगी। तो देखिए इनिशियल बेस के लिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए आप बना लीजिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, और देखिए उस टेबल को हम कॉपी भी कर लेंगे ताकि बार बार हमें न बनाना पड़े। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम सिंपलेक्स टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम बना रहे हैं, और देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाना कितना आसान होता है। सबसे पहले देखिए जेड जे माइनस सी जे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल अच्छे से एक टेबल बनाएंगे, ये लीजिए। तो देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉटम में हम जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू लिखते हैं। तो ये लीजिए, ये जेड जे माइनस सी जे का कॉलम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर दो प्रतिबंध हैं, तो देखिए ये सफिशिएंट है। इसमें हम दो प्रतिबंध यहाँ पर उनके कोफिशिएंट हम लिख देंगे, ये लीजिए। और ऊपर देखिए इसको भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम किसे डिनोट करता है, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये तो हो गया देखिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम, सी बी लेते हैं। क्या लेते हैं, सी बी, ठीक है, यहीं तक होगा। और सी बी के बाद देखिए अगला जो कॉलम हम लेते हैं वो लेते हैं बेसिक वेक्टर्स। सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। और बेसिक वेक्टर्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, बेसिक वेरिएबल्स की। तो यहाँ देखिए सी बी बी, और यहाँ आ जाता है देखिए बेसिक वेरिएबल्स। और बेसिक वेरिएबल्स के बाद हम यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट वेक्टर की बात करते हैं इस तरह से। और रिक्वायरमेंट वेक्टर वाला कॉलम हम बॉटम तक ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा, ये लीजिए। और देखिए यहाँ पर राइट साइड में जब मिनिमम रेशो की रिक्वायरमेंट होती है तो इस टेबल को आगे बढ़ा देते हैं और मिनिमम रेशो हम निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फीड कर देते हैं। ये है देखिए सी बी बी, और ये होता है देखिए एक्स बी और बी। और यहाँ ऊपर हम सी जे की वैल्यू फीड करते हैं, और यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो बेस में, यहाँ बेस तो देखो मैंने लिखा ही नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक आधार, इनिशियल बेस। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल बेस भी मुझे लिखना था। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि बेस तो हमने नहीं लिखा। क्या लिखोगे, अतः प्रारंभिक आधार। और प्रारंभिक आधार क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक आधार इनिशियल बेस के लिए। और इनिशियल बेस कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा बी इक्वल। यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो अल्फा 3 है और एक अल्फा 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4 इनिशियल बेस। तो इनिशियल बेस में दो वेक्टर्स आएंगे, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। तो यहाँ पर देखिए बार बार स्पेस कम पड़ जाता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आगे हम लिख देते हैं। तो लिख लीजिए आप, अल्फा 3 अल्फा 4 के लिए कौन सी सिंपलेक्स टेबल है, ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होगी। तो देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह से होता है मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इनिशियल बेस होता है, प्रारंभिक आधार, वो यहाँ लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए व्हाइट पे तो यही सही है, ये लीजिए। तो हम क्या लेंगे, देखिए अल्फा 3 एंड अल्फा 4। अब यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कौन होता है, x3 एंड x4। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन में जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं। तो चलते हम बैक, यहाँ पर कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 2 1 0 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, देखिए 2 1 0 और 0। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए y1 वाला कॉलम, इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, y2 से। और यहाँ पर देखिए ये y3 से डिनोट करते हैं और इस कॉलम को y4 से डिनोट करते हैं। ये 4 कॉलम हम लेते हैं। यहाँ पर जितने वेरिएबल होते हैं उतने कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या फीड होता है, यहाँ पर ये
इनिशियल टेबल में जितने भी गुणांक हैं चरों के, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, वो यहाँ आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x3 का जो कॉस्ट है, x3 का कितना है देखिए 0, और x4 का कितना है, यहाँ पर x4 की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, x4 की कितनी है 0। तो यहाँ तो देखिए हर एक वेरिएबल की, सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं वेरिएबल की कॉस्ट लिखेंगे जो बेस में है। बेस में कौन है देखिए x3 x4, और उनकी कॉस्ट कितनी है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, आपको पता है ये रही b की वैल्यू, ठीक है। राइट साइड में जो कांस्टेंट होते हैं वो b की वैल्यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए 15 एंड 24, और उसके बाद देखिए y1 y2 y3 एंड y4। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है ये टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। x1 का कोफिशिएंट ये, और देखिए 5 2, और देखिए एक बात और मैंने आपको बताई थी, इसमें कुछ एंट्रीज आप डायरेक्ट कर दिया करें। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट बेसिक वेक्टर होता है ये E1 होता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है E1, और ये वाला हमेशा क्या होता है E2। चाहे यहाँ पर कोई से भी वेरिएबल आ जाए, कोई से भी वेक्टर आ जाए, यहाँ पर हमेशा E1 E2 E3 ही होंगे। चाहे कोई सा भी एंटर हो जाए, कोई सा भी डिपार्ट हो जाए, यहाँ पर E1 E2 ही मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ एंट्रीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अल्फा 3 क्या है, देखिए E1 है, और E1 क्या होता है 1 0, और अल्फा 4 क्या है देखिए E2 है, और E2 क्या होता है 0 1। आप ये डायरेक्ट फीड कर सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ की जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है। वैसे हम निकाल के देखेंगे तो भी यही आएगा, डोंट वरी। चलिए देखिए अब आप ये फीड कर दीजिए, देखिए 3 6 5 2, देखिए ये वाले अपना आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, और कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ देते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं। 0 × 3 + 0 × 6, तो फाइनल कितना आएगा देखिए, यहाँ फाइनल हमें मिलेगा 0, और 0 में से ये जो CJ है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आएगा देखिए -2। इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें 0, और ऊपर से ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए -1। तो देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल को बनाने में देखिए 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर देखिए, तो इसकी देखिए कॉपी कर लेना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट यहाँ पर देखिए, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। चलिए ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हो गई। अब यहाँ पर देखिए फॉर एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, ये देखिए नॉन नेगेटिव, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यूज हमें मिल गई, और ZJ माइनस CJ की जब नेगेटिव वैल्यूज मिलती है तो देखिए प्रोसेस आगे बढ़ती है, इससे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर एवरी ZJ माइनस CJ। देखिए एग्जाम में आपको ज्यादा फालतू की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको केवल यहाँ पर 3 बातें लिखनी है। फॉर एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, और देखिए देयरफॉर क्या कहेंगे यहाँ पर, एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर दोनों आप निकाल लीजिए। इसी की वजह से देखिए यहाँ पर एक तो हो जाएगा एंटर, और देखिए थोड़ा सा स्पेस तो बना लेते हैं हम, स्पेस तो यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, एरो भी तो लगाएंगे अभी। तो देखिए फॉर एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ पर जितने भी ZJ माइनस CJ हैं वो नेगेटिव, मतलब 0 और 0 से बड़े नहीं हैं, कुछ नेगेटिव्स भी है, इसलिए ये लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक वेक्टर देखिए एंटर हो जाएगा, एंटरिंग वेक्टर, और एक हो जाएगा देखिए डिपार्टिंग वेक्टर। तो डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा है, ठीक है, एक डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा, और उसी को हम यहाँ पर देखिए मेंशन करेंगे। अब देखिए एंटरिंग कौन होता है और डिपार्टिंग वेक्टर कौन होता है, इसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, एंटरिंग वेक्टर के लिए मिनिमम ZJ माइनस CJ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम है देखिए ये,
ठीक है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दें, ठीक है। और देखिए एग्जामिनर करता क्या है, ये वैल्यूज देखता है, अगर आपके जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू अगर ठीक है, करेक्ट है, तो इसका हर एक एलिमेंट भी करेक्ट है। देखिए एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक पॉइंट को चेक करे, एक एक कैलकुलेशन को चेक करे, वो सीधे आपके जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू चेक करेगा। यदि वो करेक्ट है इसका मतलब टोटल टेबल भी आपने करेक्ट बनाई है। तो यहां पर देखिए एंटर कौन करेगा, ये मिनिमम था, चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हो दिस इज मिनिमम, ठीक है, यही है मिनिमम। यहाँ पे देखिए, चलो मैं एरो लगा देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ये मिनिमम है। और मिनिमम के करस्पॉन्डिंग कौन है, y1, y1 का मतलब होगा अल्फा 1। तो एंटर कौन करेगा, देखिए अल्फा 1 एंटर कर जाएगा। अब डिपार्ट कौन होगा, जाने वाला सदिश कौन सा होगा। अब देखिए जाने वाले के लिए क्या करें, जाने वाले के लिए हमें यहाँ पर मिनिमम रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक कॉलम में देखिए बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो एक कॉलम यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसी के बेस पर देखिए डिपार्टिंग वेक्टर हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए बाहर से काफी ज्यादा नॉइस आ रही थी, अब जाकर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट हुआ है। चलिए तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशो। चलिए तो लिखें आप यहाँ पर मिनिमम रेशो। और देखिए मिनिमम रेशो कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। कोई कंफ्यूजन होता है देखिए बीच बीच में, देखिए मेरा फोकस कमेंट सेक्शन पे रहता है। तो यहाँ पर मिनिमम रेशो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए मिनिमम रेशो के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बी की वैल्यूज है इसमें देखिए यहाँ पर किसी कॉलम के एलिमेंट्स हम डिवाइड कर देते हैं, बी की वैल्यूज को कॉलम के एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं। लेकिन कौन सा कॉलम, यहाँ तो टोटल 4 कॉलम है, तो कौन सा कॉलम ले जिसके एलिमेंट्स हम इसे डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे होता है, उस मिनिमम जेड जे माइनस सी जे वाले कॉलम के एलिमेंट्स से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। मैं यहां भी लिख देता हूं, देखिए 15 डिवाइड बाई 3 कितना मिलेगा, देखिए 5। अब यहां पर देखिए 24 को 6 से करेंगे, और मिनिमम अगर यहां आ जाता तो 2 से कर देते, ठीक है, यहां तो 6 से करना है। तो देखिए 24 माइनस 6 दैट इज 4। हालांकि देखिए ये बातें भी आपको नहीं लिखनी, आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 4 लिखें, वो मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अगर ऐसे लिख दोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम कौन, सभी जानते हैं, देखिए 5 और 4 में मिनिमम कौन होता है, इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए, ये मिनिमम। और जो मिनिमम होता है उसी के करस्पॉन्डिंग देखिए डिपार्टिंग वेक्टर होता है। तो ये मिनिमम है, तो ये देखिए कौन डिपार्ट होगा, यहाँ पर देखिए अल्फा 4, तो यहाँ पर अल्फा 4 हो जाएगा जाने वाला। तो अल्फा 1 देखिए सीट खाली करेगा, ओ सॉरी अल्फा 4 जैसे ही सीट खाली करेगा तो उस पर कौन बैठ जाएगा, अल्फा 1 बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है, तो एंट्रिंग और डिपार्टिंग वेक्टर ही होगा, लेकिन समझने के लिए देखिए हम कैसे ही हम देखिए आपस में बातें कर सकते। तो अल्फा 4 चला गया और अल्फा 1 आ जाएगा, इनिशियल बेस ये रहा, ये अल्फा 4 जाएगा, इस जगह अल्फा 1 आ जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिए अब नए आधार, तो लिखिए आप, देखिए इसमें एक कॉपी का ऑप्शन भी होता है, हम टेबल को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ से कॉपी होती है, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं प्रयास कर लेता हूँ। देखिए कभी कभी यूज़ होता है, देखिए कहाँ से इसकी कॉपी होगी, यहाँ से होना चाहिए। देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और यही टेबल देखिए हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शायद कॉपी हो जाना चाहिए। यस, कुछ ऑप्शन तो मिला है, और इसको हम नेक्स्ट टेबल पे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला है, चलो ठीक है, आ गई, ये टेबल आ चुकी है। और इसको हम देखिए अरेंज भी कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड सिंपलेक्स टेबल होगी। चलिए ठीक है, तो देखिए फीचर मुझे मिल गया है, हमारा टाइम बच गया है। और देखिए कॉपी अगर पहले कर ली जाती तो यहाँ पर देखिए ये जो एंट्रीज है ये भी हमें नहीं करनी पड़ती। तो देखिए अब हम सेकंड सिंपलेक्स टेबल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो आप देखिए सेकंड सिंपलेक्स टेबल बना लीजिए, और उसके पहले देखिए यहाँ पर कुछ बातें आप लिख लीजिए।
देखिए कुछ बातें मैं बता देता हूँ, है ना, 2-3 बातें तो हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अल्फा 1 आ रहा है, अल्फा 4 जा रहा है, तो लिखिए आप अतः नए आधार, न्यू बेस की हम बात करेंगे, अतः नए आधार। अब न्यू बेस क्या हो जाएगा, देखिए न्यू बेस, ओल्ड बेस क्या है, ये रहा ओल्ड बेस अल्फा 3, और देखिए यहां पर 4 इंटरचेंज हो जाएगा 1 से, तो यहां पर देखिए अल्फा 3 अल्फा 1 कर देंगे, और इसके लिए कौन सी सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, तो देखिए यहां पर न्यू बेस के लिए, है ना, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल फॉर न्यू बेस, तो यहां पर देखिए ये जो मेंशन कर देना, है ना, कि ये कौन सी सिंप्लेक्स टेबल है, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है। देखिए बुक में क्या होता है, एक के बाद एक टेबल बना दी जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें देखिए इस तरह से लेके चलें, एक टेबल की प्रोसेस पूरी करें, उसके बाद देखिए इस तरह से 3 बातें आपको लिखनी है। कुछ नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी जेड माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल 0 तो फिर यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन यहाँ पर इस तरह की मिल रही है, तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक आएगा एक जाएगा और न्यू टेबल बनेगी। चलिए तो ये आप लाइन लिख लीजिए, इसके लिए कौन सी सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, और टेबल के ऊपर ही आप लिखें, ये लीजिए सेकंड सिंप्लेक्स टेबल फॉर न्यू बेसिस। अब यहां पर देखिए, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो देखिए मैंने कॉपी किया था। चलिए आप भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बिल्कुल आसान है, देखिए टेबल बनाने में इतना समय नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन एग्जाम में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ मिनिमम रेशो भी हम मिटा देते हैं, देखिए इसकी रिक्वायरमेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये वक्त पे डिपेंड करेगा। ये लीजिए, ये देखिए मैंने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बना दी। अब देखिए ऊपर वाला कॉलम, तो देखिए ऊपर वाली जो रो है वो तो हर एक क्वेश्चन मतलब हर स्टेप में वही रहेगी, क्योंकि देखिए x1 x2 x3 x4 के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, है ना, वो बिल्कुल फिक्स है। अब देखिए न्यू बेस सबसे पहले हम फिलअप करेंगे, बताओ न्यू बेस क्या है, यहाँ पर अल्फा 3 अल्फा 4, देखिए कितना आसान है, अल्फा 3 अल्फा 4। देखिए अब सारी मेहनत तो सेकंड टेबल पे करनी है, फर्स्ट टेबल में क्या है, फर्स्ट टेबल में तो देखिए हम कुछ मेहनत ही नहीं करते, यहाँ पर तो पूरी जो ए वाली मैट्रिक्स है, ये आपको मैंने बता रखा, देखिए ये ऊपर से अगर ये वाली मैट्रिक्स देखें तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देते, ठीक है, तो सारे जितनी भी रोज है, जितनी भी पंक्तियां हैं वो तो इजीली यहाँ लिखी जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड टेबल में हमें मेहनत करनी है, सारी मेहनत हमें सेकंड टेबल में करनी है, और सेकंड टेबल की प्रोसेस अगर आपने सीख ली तो सिंप्लेक्स मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अल्फा 3 अल्फा 4 बेस का जो वेक्टर है देखिए वो है अल्फा 3 अल्फा 1, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है 4 की जगह 1 आ गया था, ओके। यहाँ क्या आता है, देखिए अल्फा 3 है तो x3, अल्फा 1 है तो x1, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया जाता है। x3 की कॉस्ट कितनी है 0, x1 की कॉस्ट कितनी है देखिए 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक रूल होता है, देखिए कई तरह के रूल्स मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइनें हमें कंप्लीट करनी, एक ये वाली लाइन हमें जनरेट करनी है और एक ये लाइन हमें जनरेट करनी है, 2 लाइन्स यहाँ पर जनरेट करनी होती है, ठीक है, और ये वाली जो फर्स्ट लाइन में ये बी की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है, फाइनल रिजल्ट यहीं से मिलेगा। चलिए कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए हमें की एलिमेंट देखना पड़ेगा, और देखिए की एलिमेंट कैसे देखते हैं, ये आने वाला और ये जाने वाला, दोनों की डायरेक्शंस कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर, दिस इज की एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है की एलिमेंट है। तो की एलिमेंट को देखिए इस तरह से आप एक स्क्वायर बॉक्स में जरूर डिनोट करें, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा आपके क्वेश्चन को तो की एलिमेंट भी देखेगा।
और की एलिमेंट के साथ जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज अगर करेक्ट है तो फिर टेबल में कोई गलती नहीं है। कल एक क्वेश्चन था देखिए, उसमें हमने यहाँ पर बी की वैल्यू में देखी, यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से हो सकता है कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज भी बदल जाए और लास्ट में देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बदल जाए। तो देखिए आपको उस पिछले लेक्चर में केवल प्रोसेस पे ध्यान देना है। वो जो एक बार अगर माइनर मिस्टेक हो जाती है तो देखिए वो मिस्टेक्स सेकंड टेबल में भी चलेगी, थर्ड में भी चलेगी और उसका जो इफेक्ट है ऑप्टिमम रिजल्ट पे भी पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता भी दिया था ग्रुप में। तो पिछला जो क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था उसमें वो जो माइनर मिस्टेक है यहाँ पर, तो वो आप देख लेना उसमें। बाकी प्रोसेस तो बिल्कुल करेक्ट थी, तो केवल आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाली रो जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए की एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आने वाला जाने वाला ये हो गया की एलिमेंट। अब यहाँ पर ये है ओल्ड टेबल और ये वाली जो टेबल है ये वाली टेबल है न्यू टेबल। अब देखिए ओल्ड टेबल में की एलिमेंट कहाँ पर है, पुरानी टेबल में की एलिमेंट सेकंड रो में है, दूसरी पंक्ति में है। तो न्यू टेबल की सबसे पहले दूसरी पंक्ति ही बनेगी। सबसे पहले हम की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग टेबल रो हम बनाते हैं। तो की एलिमेंट इस रो में है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाली रो जनरेट करनी पड़ेगी और यही होगी जनरेटिंग लाइन, और इस लाइन की हेल्प से हम अदर लाइंस को जनरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम सेकंड रो बनाते हैं। तो इसमें देखिए की एलिमेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, की एलिमेंट का भाग लगा दीजिए, 6 का भाग लगा दीजिए सब में। तो देखिए यहाँ पर 24 में आप 6 का भाग लगाएं तो 24 को 6 से डिवाइड करो, सिंपली कितना आएगा देखिए यहाँ पर, ये लीजिए कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी, और देखिए कुछ एंट्रीज तो मैंने आपको बता रखी है कि कुछ एंट्रीज तो आप डायरेक्ट कर दिया करो। जैसे ये क्या है देखिए, ये होता है E1, ये होता है E2। तो देखिए जब हम कुछ एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं तो क्यों आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना है। देखिए अल्फा 3 होता क्या है 1 0, ये लीजिए 1 0 और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 आता है, वो बाद में लिख दें। चलो ये क्या होता है, ये E1 होता है, ये E2 होता है, ये ध्यान रखना है। बेसिक वेक्टर्स हमेशा यूनिट वेक्टर्स ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये E1 है और ये E2 है, तो अल्फा 1 ये रहा, ये क्या हो जाएगा 0 1। और देखिए आप कैलकुलेशन करके देखें, जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप कैलकुलेशन करोगे रिजल्ट यही आएगा। और यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे देखिए 0 0, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 0 × 0 प्लस 2 × 2 फाइनली कितना आएगा देखिए 2 मिलेगा, और 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आप कैलकुलेशन करके देखें, यहाँ भी देखिए 0 × 1 2 × 0 ऐड कीजिए फाइनल 0 और उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ तो देखिए हमें टाइम नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिखना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सेकंड रो के लिए हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 4, और उसके बाद देखिए 6 से डिवाइड करोगे तो 1, तो 1 तो देखिए हमने एडवांस में ही लिख दिया। फिर 2 को 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा देखिए 1/3, और उसके बाद देखिए यहाँ 0 को हम डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो 0 आएगा देखिए 0 मैंने एडवांस में लिख दिया है। और y4 में देखें यहाँ है 1, 1 को 6 से डिवाइड कीजिए तो देखिए इस तरह से सेकंड रो जनरेट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। अब देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी, हम ये वाली रो कैसे जनरेट करें, हम फर्स्ट रो जनरेट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। देखिए हम क्या जनरेट कर रहे हैं, देखिए हम फर्स्ट रो, ये आपको लिखना नहीं केवल समझना है। अब देखिए फर्स्ट रो बनानी है हमें न्यू टेबल की, हालांकि ये कुछ एलिमेंट मैंने एडवांस में लिख दिए हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप चाहो तो फिर कैलकुलेशन के साथ लिख दो, लेकिन रिजल्ट यही आएंगे। देखिए हमें न्यू टेबल की फर्स्ट रो जनरेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, न्यू लाइन के लिए देखिए ओल्ड लाइन में से जनरेटिंग लाइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो न्यू लाइन कौन सी देखिए फर्स्ट, तो ओल्ड भी क्या लेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो इधर फर्स्ट रो बनाने के लिए उधर वाली फर्स्ट रो में से हम इस जनरेटिंग लाइन को, ये जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइन हमें मिलती है वो वाली लाइन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड लाइन क्या है, देखिए ओल्ड लाइन की अगर हम बात करें तो ये रही ओल्ड लाइन, हम पहली लाइन बना रहे हैं नई टेबल की पहली लाइन। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड लाइन में देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 15 3 5 1 0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 3 5 1 0।
देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 15 3 5 और क्या था देखिए यहाँ पर 15 3 5 1 0। देखिए ये पूरी की पूरी ओल्ड लाइन है। इस ओल्ड लाइन में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? हमेशा जनरेटिंग लाइन को। ये रही जनरेटिंग लाइन जो हमें की एलिमेंट के डिवाइडेशन से मिली है। तो यहाँ पर देखिए की एलिमेंट का डिवाइड किया था तो कितनी मिली 4 1 1/3 0 और 1/6। हालांकि देखिए तो मैं तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। आप स्टेप बाय पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बी पर उस तरफ क्या लिखा हुआ है उसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है जनरेटिंग लाइन वाला एलिमेंट। लेकिन एक बात और बताई थी मैंने, जब हम जनरेटिंग लाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट का भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली बात भी बताई थी आईपी। यहाँ पहली रो जनरेट कर रहे हैं और फर्स्ट रो के लिए देखिए फर्स्ट रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। फर्स्ट रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रही फर्स्ट रो। और मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एलिमेंट के ऊपर नीचे के माने जाते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एलिमेंट के ऊपर उसी कॉलम में होते हैं। तो फर्स्ट रो का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना है 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और मैंने बताई भी थी। तो यहाँ पर देखिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो प्रोसेस कितना आसान है, देखिए इसको आईपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पुरानी टेबल की फर्स्ट रो में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आता है यहाँ लिखते जाएं। कितना आसान प्रोसेस है देखो। अब देखिए यहाँ पर इसको आप फाइनली सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना ये हो जाएगा, देखिए 3 है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए इसको आप सोल्व कीजिए तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा देखिए 4 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर देखिए -1/2। तो देखिए कितना मिला है, देखिए 3। अगला मिला है 0। देखिए पहले ही एडवांस में लिख दिया था हमने, है ना। ये कुछ स्पेशल ट्रिक मैंने आपको बता दी है। देखिए उसके बाद 0 के बाद कितना 3 0 4 1। तो 3 0 4 देखिए 1 भी एडवांस में लिखा गया है। मैंने आपको बताया था आप चाहे कैलकुलेशन भी करोगे तो यहाँ पे वही आएगा और ये भी वही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दे, ज़्यादा बेस्ट है, बाद में क्रॉस मैच कर सकते हैं। 4 1 और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए -½ चलिए तो देखिए ये टेबल भी कंप्लीट हो जाती है। और अब हमें चाहिए ZJ - CJ के मान। तो यहाँ पर देखिए ZJ - CJ की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। चलिए तो ZJ - CJ में देखिए 2 वैल्यूज तो हमने निकाल ली है। देखिए अब हम इस कॉलम को यहाँ पर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनली हमें कितना मिलेगा देखिए -1/3। ये माइनस आ गया है देखो, यानी हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 0 इंटू दिस फिनिश हो गया है तो, और यहाँ पर देखिए 1/3 -0 तो ये देखिए 1/3 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वापस वही वाली बातें हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? फोर एवरी ZJ - CJ की वैल्यू जो भी है वह सभी 0 0 से बड़ी नहीं है। इसने मामला बिगाड़ दिया, एक मछली ने पूरा तालाब गंदा कर दिया, बड़ी समस्या आ गई, एक टेबल और बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए 2-3 टेबल तो नॉर्मल सी बात है, अभी तक तो हमने एक ही टेबल तो बनाई है। फर्स्ट टेबल तो वैसे ही बन जाती है और इसमें भी देखिए कुछ एलिमेंट्स तो डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, 3-4 एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए अब मैं जब थर्ड टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करनी है। चलिए तो यहाँ पर फॉर एवरी ZJ - CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0 देयरफॉर कौन एंटर होगा? एंटरिंग वेक्टर कौन होगा और डिपार्टिंग वेक्टर कौन होगा? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम कौन, ये रहा मिनिमम, यहाँ एरो लगा दीजिए। और अब यहाँ पर देखिए ये y2 है, y2 के करस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा देखिए α2। और यहाँ पर देखिए डिपार्टिंग के लिए क्या निकालेंगे? मिनिमम रेशो। तो ये वाला कॉलम फिक्स हो गया यहाँ पे, इससे हमें डिवाइड करना 3/4, यहाँ मिनिमम रेशो
और यहाँ कितना हो जाएगा 4 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 12। और एक बात ये बात ध्यान रखना, या मिनिमम रेशियो देखिए पॉजिटिव आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल बात लिखाया भी था मैंने। यहाँ यदि -1/3 होता, सपोज करने में क्या जा रहा है, यहाँ -1/3 होता तो 4 को हम -1/3 से डिवाइड नहीं करते, यहाँ -12 नहीं लिखेंगे, ये हम ब्लैंक रहने देंगे। केवल एक ही रेशो हमें मिलेगा, उसी को हम मिनिमम मानकर उसी के करस्पॉन्डिंग हम डिपार्टिंग वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रेशो हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव आता है तो उसे नहीं लिखेंगे। और जितने भी रेशो हमें मिलेंगे, जितने भी अनुपात हमें मिलेंगे, उन्हीं के आधार पर हम डिपार्टिंग वेक्टर को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में मिनिमम कौन, ये मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन आने वाला, ये आने वाला, ये जाने वाला, तो यहाँ पर देखिए की एलिमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जाने वाला कौन है, ये डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, ये α3, तो क्या कहेंगे, तो देखिए α2 जाएगा α3। और आपको एक बात मैं बता दूं, रिजल्ट की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनल रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखिए बेस में मेन वेरिएबल्स की एंट्री होती जाती है, और आर्टिफिशियल स्लैक सरप्लस ये क्या है कि बाहर जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाने वाला कौन है, α3, दैट इज इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन था, x3, यानी x3 जा रहा है। ठीक है, और उसकी जगह कौन आ रहा है, x2। ठीक है, x2 के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर होगा वो आ रहा है, तो स्लैक सरप्लस के संगत जाते हैं और मेन वेरिएबल्स के संगत आते हैं। ठीक है, तो मेन वेरिएबल x2 है इसलिए वो आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस सिंप्लेक्स मेथड में जो भी हम डमी वेक्टर्स हम लेते हैं, डमी वेरिएबल्स, वो धीरे धीरे जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, देखिए एक बात और स्पेशल मैं बता देता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर भी 3/4 आ जाता, अब देखिए दोनों मिनिमम है। यहाँ अगर 3/4 आ जाता रेशो, तो यहाँ देखिए दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिए किसको भगाएं, अगर हम ऊपर वाले को मिनिमम लेते हैं तो α3 जाएगा, और नीचे वाले को लेते हैं तो α1 जाएगा, फिर दोनों में से हम किसी एक को आउट कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेन वेरिएबल्स को बेस में रोकिए, क्योंकि मेन वेरिएबल्स बेस में रुकेगा तो जब हम ZJ माइनस CJ की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव केसेस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हम बेस में सिलेक्ट सरप्लस रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और 0 में से अगर हम ऊपर वाली कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो नेगेटिव आना सिंपल सी बात है। यहाँ वैल्यू बढ़ना चाहिए, CB यानी बेसिक वेरिएबल की जो प्राइस है वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगी तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, और बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, कोशिश क्या होनी चाहिए कि बेस से आर्टिफिशियल स्लैक सरप्लस जाएं और मेन वेरिएबल्स आएं। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम एक आर्टिफिशियल को एंटर कराएं या मेन वेरिएबल को एंटर कराएं, तो फिर मेन वेरिएबल को आपको एंटर कराना है। और कंडीशन ऐसी आ जाए, डिपार्टिंग वेक्टर जाने वाला एक तो मेन वेरिएबल है या फिर एक स्लैक वेरिएबल है, तो दोनों में से किसे आप भेजोगे, फिर स्लैक को भेज देना, मेन को रोक लेना। क्योंकि जब दो केस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ दो केस सेम हो गए, दोनों जगह मिनिमम है, तो यहाँ पे किसको भेजें, फिर हम देखें यहाँ पर, ये तो देखिए ये तो हमारा मेन वेरिएबल है, और ये क्या है देखिए यहाँ पर ये स्लैक है, तो फिर हम इसको डिपार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। हालांकि यहाँ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट देखिए हमें मिनिमम रेशो कौन सा मिला, 3/4। तो जो मिनिमम मिलेगा, अगर मिनिमम रेशो यूनिक है, केवल एक ही रिजल्ट है, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए, तो यहाँ मिनिमम 3/4 था, की एलिमेंट हो गया है। और अब देखिए हम एक नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, किसके लिए, नए बेस के लिए। तो लिखिए आप, अतः न्यू बेस B इक्वल, अब देखिए ओल्ड बेस क्या था, ओल्ड बेस में α3 α1 था, और α3 की जगह कौन आ रहा है, देखिए α2, तो ये कितना हो जाएगा, α2 α1। α2 α1 के लिए कौन सी सिंप्लेक्स टेबल की हम बात करेंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। अब देखिए थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये लीजिए, तो देखिए मैंने जो कॉपी किया था वो काफ़ी काम आ रहा है। देखिए यहाँ पर, अच्छा डबल हो गया क्या,
चलो ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस टेबल से देखिए जो भी हमने कॉपी किया था उसको तो हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये कौन सी टेबल थी, ये थी देखिए, अच्छा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल थी, उसके बाद ये थी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अब यहाँ पर देखिए हम थर्ड सिंप्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड आपने बना ली थी और ये की एलिमेंट हो गया था। अच्छा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, ये लीजिए और ये भी लीजिए। ठीक है, ये इतना वर्क हमने कर लिया था। कौन एंटर कर रहा है, कौन जा रहा है, ओल्ड बेस ये रहा। ठीक है, और इसमें देखिए अल्फा 3 जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा, तो न्यू बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा 2 अल्फा 1। तो देखिए अल्फा 2 अल्फा 1 के लिए अब हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं और उसके लिए देखिए ये जो भी कचरा था देखिए इसे तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये तो देखिए हमने जो कॉपी किया था वही चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए मिनिमम रेशियो की जरूरत कब पड़ेगी, जब यहाँ भी जेड जे माइनस सी जे के रिजल्ट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और देखिए जब जेड जे माइनस सी जे अगर नेगेटिव आएंगे तो फिर देखिए क्या करें, फिर तो हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल पे टेबल तो बनानी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है उसका। जेड जे माइनस सी जे अगर नेगेटिव आ जाता है तो टेबल पे टेबल बनानी पड़ती है। तो देखिए ये है थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। ये लीजिए, तो देखिए मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे कुछ रिमूव करते हैं तो ये लाइन भी रिमूव हो जाती है, तो वापस देखिए लाना पड़ता है। तो देखिए थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में ऊपर ही ऊपर तो देखिए कॉस्ट आती है, ये रो तो बिल्कुल यूनिक है, फिक्स है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पर सबसे पहले बेस पे हम आते हैं। तो बेस में कौन है, देखिए सभी का प्रोसेस वही है। यहाँ x2 आ जाता है, x1 आ जाता है। x2 की कॉस्ट कितनी है, 1 है, और x1 की कितनी है, देखिए x1 की है 2। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी देख सकते हैं, यहाँ x1 x2 की जो भी कॉस्ट होती है वो आ जाती है। ये होता है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो ये रहे बेसिक वेरिएबल्स, इनकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी जाती है। पहले दिन बताया था काफी डिटेल में। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ की एलिमेंट है फर्स्ट रो में, की एलिमेंट से डिवाइड कीजिए, ये फर्स्ट रो में, उधर की फर्स्ट रो मिल जाएगी आपको नई टेबल की। चलिए 3, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ एंट्रीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये है E1, अल्फा 2 क्या है यहाँ पर E1, और E1 होता क्या है 1 0। ठीक है 1 0, और ये क्या है, देखिए ये होता है दूसरा बेसिक वेक्टर E2 होता है। पहला बेसिक वेक्टर E1 और E1 1 0 होता है। दूसरा बेसिक वेक्टर चाहे वो कोई भी हो, अल्फा 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन बेस का दूसरा जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और कौन सा, E2 सीक्वेंसली। तो सीक्वेंसली यहाँ पर देखिए E1 E2 E3 E4 इस तरह से मिलते हैं। तो ये E2 है, तो E2 का मतलब होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें 0 0 मिलता है। तो देखिए कुछ तो डेटा हम डायरेक्ट फिल कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 3/4 एंड 0, 3/4 0 है ना। यहाँ कहाँ गया, देखिए 4 से डिवाइड करो, 3/4 0, यहाँ 1 आएगा। तो देखिए 1 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर एडवांस में, ये 1/4। और देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए -12, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये लीजिए -1/8। क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम सेकंड रो बनाने जा रहे हैं। अब सेकंड रो बनाने के लिए उधर की सेकंड रो में से हम इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जनरेटिंग लाइन होती है जो हमें की एलिमेंट के डिवाइड से हमें मिल जाती है। हमने की एलिमेंट का डिवाइड किया, ये लाइन मिली है, इस लाइन से ही अन्य लाइन यहाँ पर जनरेट होगी। चलिए तो यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, तो आप बैक चलें और देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड लाइन में इस पोजीशन पे कितना है, देखिए 4। तो उस 4 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये जनरेटिंग लाइन वाला पॉइंट, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करते हुए, IP से। अब IP की बात करें,
ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो में की एलिमेंट के नीचे क्या है देखिए 1/3, ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ये लीजिए, फाइनल सोल्व कीजिए आप, ये कैंसिल, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा देखिए 15/4, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 15/4। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे की कैलकुलेशन हम देखेंगे। चलिए अब देखिए केवल 2 एंट्रीज और हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y3 के नीचे इस पोजीशन पर उधर क्या, ये मैं पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। इस पोजीशन पे ओल्ड लाइन में क्या है देखिए, ओल्ड टेबल की जो सेकंड रो है, यहाँ पर देखिए कौन सा था वो y3 के नीचे, तो y3 के नीचे देखिए 0 है। इस ओल्ड लाइन के इस पॉइंट से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 1/4, किससे मल्टीप्लाई करते हुए 1/3 से। 1/3 क्या है यहाँ पर IP है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो कितना मिला देखिए -1/12। अब देखिए यहाँ कुछ लिखना है, बैक चलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1/6 लिखा हुआ है। तो देखिए 1/6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला एलिमेंट, तो ये प्लस हो जाएगा देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करते हुए IP से। चलिए सोल्व कीजिए यहाँ पर 1/6 डायरेक्ट देखिए 24 LCM ले लेते हैं 4 टाइम, और यहाँ पर 1 टाइम, तो 5/24। चलिए क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ZJ माइनस CJ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 3/4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3/16। इसको आप इसको 1 मिनट यहाँ इसको नहीं करना है, देखिए इस कॉलम को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 × 1/4, 2 × दिस, तो ये हो जाएगा, ये लीजिए, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये लीजिए कितना हो जाएगा 12 LCM ले लेते हैं 3 टाइम, और ये देखिए 2 टाइम, तो देखिए 1/12। कितनी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि 1/12 हमें मिला है। यहाँ जाके हमें चैन की सांस मिल जाती है, लेकिन जैसे ही अगर नेगेटिव आ जाता है एक टेबल और बनेगी, कुछ नहीं कर सकते, बनाना पड़ेगा। देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हम सिंप्लेक्स के गुलाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो हमें आगे करना ही पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब फाइनल देखिए रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखें, तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को कीजिए उससे -1/8, 2 को कीजिए तो कितना हो जाएगा 5/12, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये CJ, वो 0 है, छोड़ें इसे। चलो तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर LCM हमें लेना पड़ेगा, देखिए कितना 24, यहाँ 3 टाइम और 2 टाइम, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना मिला है हमें, यहाँ पर देखिए प्लस मिला है, तो ये और ज़्यादा खुशी मिलती है इससे। देखिए 7/24। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा क्वेश्चन था देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन था, और इसके बाद देखिए आपकी इस बुक में बहुत सारे देखिए क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसके बाद देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें यहाँ पर आपको जो LPP है वो बिल्कुल डिस्टर्ब करके दी जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की जगह तो मिनिमम होगा, और बहुत सारे देखिए जो प्रतिबंध होंगे वो ग्रेटर देन में होंगे। जब ग्रेटर देन होगा तो सिलेक्ट का यूज करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो देखिए तो बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहेंगे, फॉर एवरी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0, therefore we get optimum solution from this table। तो इस टेबल से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए therefore चलो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अतः उपरोक्त टेबल से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वी गेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फ्रॉम टेबल नंबर 3। और क्यों मिलेगा,
फॉर एवरी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0। यही तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन होती है। एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, लिख लीजिए आप, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, लिखो, तथा इष्टतम हल, इष्टतम हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, काम कितना ही कर लीजिए लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मेन वेरिएबल्स में ही होगा। जो एलपीपी के जो मेन वेरिएबल्स है उसी में रिजल्ट देना पड़ेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल स्लैक सरप्लस का यूज मत कर लेना। तो देखिए यहां पर मेन वेरिएबल्स क्या है, एक x1 है एंड x2 है। अब देखिए यहां पर, यहां से रिजल्ट मिलेगा, इस पोजीशन पर रिजल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट एग्जिस्ट होगा यहीं पे होगा। देखिए यहां पर हमारे पास दो मेन वेरिएबल है, उसी का रिजल्ट आपको देना है। x1 की वैल्यू ढूंढे, तो x1 की वैल्यू कितनी मिली है, देखिए 15/4, और x2 की वैल्यू देखिए आप 3/4। और ये तो x1 x2 की वैल्यू आ गई है, यानी कंपनी को x1 टाइप के इस तरह के इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, x2 टाइप का इतना प्रोडक्ट जनरेट करना है, तब जाके फाइनल प्रॉफिट यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का होता है वो कितना होगा। तो देखिए इस तरह के यहाँ पर एम्स होते हैं, कंपनी के गोल होते हैं, ठीक है। टारगेट भी कंपनी डिसाइड करके रखती है। तो यहाँ तो देखिए एलपीपी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया है कि x1 x2 क्या है ना। यहाँ तो बस डायरेक्ट आपको x1 x2 की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो लिखनी है, और इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था देखिए वो किस में था, देखिए मैक्सिमाइजेशन में था। ये रहा हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चाहे ये मिनिमम में हो या मैक्सिमम में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, चाहे आप मिनिमम से मैक्सिमम में बदल लें, कैसे ही कुछ कर लें, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसी में देना पड़ेगा, चाहे वो मिनिमम में हो या मैक्सिमम में। तो यहाँ पर देखिए फाइनल जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना है, 2x1 + x2, और मैक्सिमम में है। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्या था, 2x1 + x2, और यहां हम निकाल लेंगे इसको 2x1। और x1 कितना है, देखिए 15/4, और x2 कितना है, देखिए 3/4। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 30 + 3 दैट इज 33/4। और देखिए यही है फाइनल रिजल्ट, यही है एलपीपी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद हमें ये भी तो मिलता है 15/50, है ना। तो 15 में से 15 मार्क्स देखिए एग्जाम में मिलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कोटा यूनिवर्सिटी में कई बार देखिए फुल, ठीक है, सी सेक्शन में आया हुआ है। और कोटा के देखिए चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी हो या बीकानेर यूनिवर्सिटी हो या एमएलएसयू हो, हर जगह देखिए सिंप्लेक्स मेथड के जो क्वेश्चन है वो सी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 या 4 टेबल हमें बनानी पड़ती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो देखिए 3 टेबल में ही कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 4 टेबल तक चलते हैं। और देखिए अगर आप कहीं गलती कर दोगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो टेबल पे टेबल बनती रहेगी और हम परेशान हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही देखेंगे, और सिंप्लेक्स मेथड में इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे कल सेम टाइम पर। तो आज फिलहाल इतना ही, गुड नाइट।